सितंबर 2018 के अंत तक मैंने एक लेख लिखा था जिसमें मैंने अलर्ट करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को कि देखिए आईएलएफएस का जो क्राइसिस है इस पे किसी कश्मकश पे मत रहिएगा, डिथर मत कीजिएगा। और इस लेख का मैंने नाम रखा था द फेबल ऑफ टू फैक्सेस। और मैं बड़ा खुश हुआ जब 72 घंटे के बाद ही सरकार ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, आईएलएफएस के पूरे बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर के बहुत ही क्रेडिबल रिस्पेक्टेड दिग्गज लीडर जैसे कि उदय कोटक और विनीत नायर, उनको नॉमिनेट किया गया नए बोर्ड में। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि वो जो डिसीजन सरकार ने लिया था वो एक आधा अधूरा डिसीजन था, वो हाफ मेजर था, क्योंकि जो उन्होंने लेसन लिया था, जो सबक लिया था, वो सिर्फ एक फेबल से लिया था, वो थी सत्यम वाली फेबल। आपको ध्यान होगा कि सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड बहुत ही बड़ी कंपनी, $multi-billion कंपनी थी जिसके ऑपरेशन जो थे 67 कंट्रीज, 6 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे। और आपको फिर ध्यान होगा कि 7 जनवरी 2009 वेंसडे की सुबह थी, मुझे पूरी तरह याद है, 7 जनवरी 2009 को उनके फाउंडर रामलिंग राजू ने एक बहुत ही शॉकिंग, एक बहुत ही अचंभे वाला फैक्स भेजा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और उस फैक्स में लिखा था कि जो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट है एज ऑफ 30 सितंबर 2008 उसमें $1 बिलियन का फर्जी कैश है, मतलब वो कैश है ही नहीं, जो मैं दिखा रहा हूं $1 बिलियन गलत हैं, फर्जी हैं, फ्रॉड हैं। और ये बैलेंस शीट का जो गैप हुआ, ये जो फ्रॉड हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कई सालों से जो हम अपने प्रॉफिट दिखा रहे थे वो गलत थे, वो ज़्यादा थे, इन्फ्लेटेड थे, वो सही नहीं थे। इसके बाद रामलिंग राजू कहते हैं कि अब मैं अपने आप को लॉ के सामने सबमिट करता हूं और जो मेरे साथ होगा, जो लॉ मेरे साथ करेगा, वो मैं भुगतने को तैयार हूं। तो जैसे ही ये फैक्स स्टॉक एक्सचेंज पे आया तो एकदम चारों तरफ कोलाहल हो गया, बहुत ही ऑल हेल ब्रोक लूज। सत्यम का जो शेयर था वो 78%, 78% गिर गया। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट, पूरी स्टॉक मार्केट 7% गिरी। लेकिन बहुत जल्दी एक्शन भी हुआ क्योंकि सत्यम को बहुत जल्दी सेंसेक्स में से, जो 30 शेयर सेंसेक्स इंडेक्स है, उसमें से बाहर निकाला गया। और जो बाहर की जो एजेंसीज थी, एक्सपर्ट्स थे, वो कह रहे थे कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है, जैसे कि CLSA ने कहा कि ये हिंदुस्तान का एनरॉन है, इतना बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे कि हो जाएगा। और ये बहुत ही एक एम्बैरेसमेंट है, एक शर्मनाक घटना है हिंदुस्तान की कॉरपोरेट गवर्नेंस के इतिहास में। हिंदुस्तान का जो कंपनी लॉ बोर्ड था वो बहुत जल्दी एक्शन में आ गया, बहुत जल्दी उसने कदम उठाए और अपना जो पावर था उसको यूज़ करते हुए उन्होंने सत्यम के पूरे बोर्ड को एकदम सैक कर दिया, हटा दिया। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने ये कहा कि ये एक ऐसा हादसा है कि हिंदुस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को हम बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने देंगे, इसलिए हम जो भी कदम उठाएंगे बहुत जल्दी उठाएंगे। और उन्होंने उस वक्त प्राइवेट सेक्टर के बहुत ही माने जाने रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स को नए बोर्ड पे अपॉइंट करा। और देखिए 3 ही महीने में, ये गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 3 महीने में, इतने बड़े स्कैंडल के सिर्फ 3 महीने के बाद सत्यम को बेच दिया गया। एक नया जॉइंट वेंचर बना ब्रिटिश टेलीकॉम का और हिंदुस्तान के महिंद्रा ग्रुप का, जिन्होंने ₹58 पर शेयर पे कंपनी खरीदी। लोग इन्वेस्टर उससे इतना उत्साहित हुए कि एकदम स्टॉक प्राइस जो था वो डबल हो गया जब उसका नाम, कंपनी का नाम बदल के महिंद्रा सत्यम रखा गया। और उस दिन मुझे लगता है कि सरकार ने एक बहुत भारी लेसन सीखा कि जब आग लगी हो फाइनेंशियल मार्केट में, उस वक्त बहुत जल्दी एक्ट करना ज़रूरी होता है, उस वक्त फिडल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी की कहावत है, डू नॉट फिडल व्हेन रोम इज़ बर्निंग। जब रोम में आग लगी होती है तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आग को बुझाइए। और अगर अब देखा जाए कि ये आईएलएफएस का जो क्राइसिस है, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी में फैला हुआ है। ये सत्यम से कहीं बड़ा क्राइसिस है क्योंकि सत्यम तो एक फाउंडर का एक फ्रॉड था एक कंपनी में। और ये भी आपको मानना होगा कि आईएलएफएस जो है वो लोग समझते हैं कि एक क्वाज़ाई सरकारी कंपनी है, क्योंकि इसकी जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े जो हमारी कंपनियां हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी, वो उनके हाथ में है। तो लोग इसको एक सरकारी संस्था ही, एक सरकारी कंपनी ही समझते हैं। और ये वक्त नहीं है कहने का कि देखिए ये तो सरकारी नहीं है, ये तो आधी सरकारी है, और अगर हम आज इसको प्राइवेट कंपनी को हम हेल्प करेंगे तो फिर हमें और कंपनीज को हेल्प करना पड़ेगा। ये वक्त नहीं है ये सब आर्ग्यूमेंट करने का। देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन, 3
ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम उसको चंद बिलियन डॉलर के लिए बर्बाद होता नहीं देख सकते हैं। तो मुझे फिर दोहराना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर जेटली को, उन्होंने एक सबक ही मेरा जो मैंने लिखा था उसको पढ़ा है, वो सत्यम वाला सबक। अब उनको जो दूसरा सबक है, जो यूटीआई का सबक है, जो उसका फेबल है, वो भी उनको पढ़ना पड़ेगा। ये जो दूसरा सबक वाला फैक्स है, ये लॉटियंस दिल्ली में सैटरडे 30 जून 2001 की शाम को फैक्स मशीन में, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की फैक्स मशीन में आता है। सैटरडे की शाम थी और ये एक एसओएस था, ये एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट थी कि देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड था, जो कि एक सरकारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1963 में बना था और बहुत ही बड़ा ये फंड था। करीब हिंदुस्तान की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन का उस समय 8% इसके कंट्रोल में था और इसकी एक फ्लैगशिप स्कीम होती थी US 64, और वो जो थी पूरी तरह से उसका दिवालिया निकल गया था। उसका जो नेट एसेट वैल्यू था वो बिल्कुल ख़त्म होने के आ गया था, उसके रिजर्व्स नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि उन दिनों काफ़ी रूमर्स भी थे बाज़ार में कि जो यूटीआई के फंड मैनेजर थे, वो जो आपको याद होगा केतन पारेख, जो कि स्टॉक स्कैम में जिनको जेल भी हुई, जो कन्विक्ट भी हुए, उनके साथ उनका साठगांठ हो गया था कि उनके साथ वो मिलके कुछ गलत ट्रांजैक्शंस करते थे स्टॉक मार्केट में। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि US 64 के पास 1 करोड़ शेयर थे HFCL के, जो कि 2553 रुपए तक पहुंच गया था शेयर, लेकिन गिर के 79 रुपीज आ गया था। 2553 से 79 तक गिर गया था। और एक और उदाहरण लीजिए इस कंपनी का, जिसका नाम था श्रिवन मल्टीटेक। उसकी जो कीमत थी, उसकी शेयर प्राइस जो थी, वो 450 रुपए से गिर के 8 रुपया 15 पैसे तक गिर गई थी। तो ये इसका जो नेट एसेट वैल्यू था वो काफ़ी पूरी तरह नष्ट हो गया था। लेकिन जो स्मॉल यूनिट होल्डर थे, जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर थे US 64 में, उनको इसका अंदाज़ा नहीं था। वो तो समझ रहे थे कि उन्होंने अपना पैसा भारत की सरकार की स्कीम में लगाया है, इसलिए वो सेफ होगा। तो जब उस सैटरडे शाम की फैक्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ और मंडे सुबह इन छोटे निवेशकों को पता चला कि उनका जो US 64 की जो इन्वेस्टमेंट थी, जो उनकी ज़िंदगी भर की सेविंग थी, कमाई थी, वो अब ख़त्म होने को जा रही थी, तो एकदम फिर कोलाहल मच गया, एकदम ऑल हेल ब्रोक लूज। और 1 साल तक, करीबन 1 साल तक तब के जो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, वो उन पे काफ़ी वो क्रॉस फायर में फंस गए थे। उनको पता नहीं चल रहा था, वो अपना मन नहीं पूरी तरह बना पा रहे थे कि वो क्या पूरी तरह से US 64 को बेल आउट करें या उसको फेल होने दें, क्योंकि अब उसकी नेट एसेट वैल्यू तो ख़त्म हो गई थी। 1 साल तक ये कशमकश चला, लेकिन फाइनली वो उनका ट्रांसफ़र हुआ, तबादला हुआ फाइनेंस मिनिस्ट्री से। उनकी जगह जसवंत सिंह आए, और जसवंत सिंह जो थे वो पहले दिन से ही बड़े क्लियर थे कि ये यूटीआई की जो स्कीम है ये सरकार की स्कीम है, तो सरकार की पूरी ताकत वो लगाएंगे इसके पीछे। उन्होंने 14,561 करोड़ का एक बेल आउट पैकेज भी फाइनलाइज किया और सैंक्शन किया। इससे जो था बाज़ार थोड़ा काम हुआ। इवेंचुअली तो खैर यूटीआई को प्राइवेटाइज भी कर दिया गया, लेकिन इससे जो था काफ़ी जो है इक्विलिब्रियम बाज़ार में आ गया था। तो अब मैं एक बार फिर ILFS के सागा पे आता हूँ और फिर कहता हूँ कि जो सत्यम का लेसन था, वो सुपरसीड जो बोर्ड को किया गया, वो तो प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जो यूटीआई का लेसन है वो शायद वो पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं, जो ILFS बाज़ार में लोगों का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, इसका रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ इसको जो फाइनेंशियल कंटेजियन कहा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। नया बोर्ड हो, पुराना बोर्ड हो, अगर ये डिफ़ॉल्ट बंद नहीं हुए तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऑलरेडी आप देखिए मार्केट्स ने, स्टॉक मार्केट्स में 10 से 12 लाख करोड़, मैं फिर कहूँगा 10 से 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टर्स की पूंजी को नष्ट कर दिया है। अभी भी अगर आप देखें तो हमारी जो क्रेडिट इकोनॉमी है, जो लेन देन वाली इकोनॉमी है, वो एकदम बंद हो सकती है अगर ये डिफ़ॉल्ट चलते रहे तो। क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 40,000 करोड़ रुपया टर्म लोन्स में दिया हुआ है ILFS को। प्रोविडेंट और पेंशन इंश्योरेंस फंड्स ने
30,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है, तो वो भी रिस्क है उनके ऊपर। एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स और बाकी लोगों ने करीब 20,000 करोड़ दिया हुआ है, और अगर ये पैसा आईएलएफएस डिफॉल्ट नहीं रोकता है तो इनको राइट डाउन करना होगा और इनकी अपनी बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा नुकसान उनको लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो यूटीआई का लेसन जो मैंने अभी आपको सुनाया, ये लेसन भी सरकार सीखे। बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट, इट शैल, मैं दोबारा कहूँगा, इट शैल, इट मस्ट। वो जो 34,000 करोड़ रुपया जो आज से एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक, आज से 31 मार्च 2019 तक आईएलएफएस को चाहिए अपने लोन्स की ऑब्लिगेशंस मीट करना, अपने देनदारों को उनका पैसा वापस करना, 34,000 करोड़ जो चाहिए वो सरकार को कहना चाहिए कि हम किसी भी तरह हो आईएलएफएस को देंगे, क्योंकि हम कभी भी नहीं होने देंगे कि आईएलएफएस अपना डिफॉल्ट करे। आज के बाद डिफॉल्ट नहीं होगा, ये सरकार को कहना है। सरकार ने नहीं किया है। और देखिए, ऑप्शन सरकार के पास बहुत है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि NIIF जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड है, उसके लिए एक सुपीरियर डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, जिससे वो इमरजेंसी कैश आईएलएफएस में डाल सकता है। और वो सुपीरियर, उसके राइट्स ऐसे होंगे कि जब आईएलएफएस अपने एसेट बेच के जब उसके पास वापस पैसा आता है, तो सबसे पहले NIIF की इंस्ट्रूमेंट को पैसा वापस दिया जाएगा, NIIF को लोन वापस दिया जाएगा, उसके बाद बाकी क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया है। ऐसे बहुत से ऑप्शन सरकार के पास है, लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि ये डिफॉल्ट को आज के बाद रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब ये काम मार्केट में आ जाएगा, जब मार्केट्स फिर स्थिर हो जाएंगी, उस वक्त फिर रेगुलेटर्स देखें कि पूरी जांच करें कि ये क्या हुआ, किसने गलती करी, क्यों ये स्कैंडल हुआ, इसमें फाउंडर्स की गलती थी, इसमें डायरेक्टर्स की गलती थी, इसमें रेटिंग्स एजेंसी की गलती थी, क्या ये हमारा जो सारा एपरेटस है जिसमें हम शॉर्ट टर्म मनी बहुत 1 साल 2 साल का लोन लेते हैं, लेकिन फंड करते हैं 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल के प्रोजेक्ट, तो ये एक फंडामेंटल मिसमैच है। तो इस एपरेटस को कैसे रिफॉर्म किया जाए, इस एपरेटस को कैसे बदला जाए, सब कुछ की जांच कीजिए, लेकिन तब कीजिए जब मार्केट स्थिर हो गई है। तो ये एक विडंबना है कि प्रधानमंत्री मोदी को आज सबक लेना होगा कि किस तरह से वो एकदम स्विफ्ट और एकदम डिसाइसिव और एकदम क्लियर डिसीजन लें। और ये सबक उनको लेना होगा किन से? उन 2 राजनीतिज्ञों से जिनको वो काफ़ी डिसडेन में मानते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कि सत्यम में स्विफ्ट एक्शन लिया था, और जैसे कि फॉर्मर वित्त मंत्री जसवंत सिंह, जिन्होंने कि यूटीआई में स्विफ्ट एक्शन लिया था। तो इसको तो हम क्या कहेंगे, इसको तो हम इतिहास की विडंबना ही कहेंगे।